प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। राजनीति विज्ञान BA थर्ड ईयर, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, गुट निरपेक्षता पर हम बात कर रहे थे। नॉन अलाइनमेंट और आंदोलन के रूप में जब हम बात करें तो इसको संक्षेप में एब्रीविएट फॉर्म में नेम भी लिखते हैं, नॉन अलाइंड मूवमेंट। गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसको परिभाषित कैसे किया जाए, इसको परिभाषित करने का अर्थ को समझने का प्रयास हमने पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में किया था। और इसके सदस्यता की जो शर्तें थी उनका भी पिछले वीडियो में हमने उल्लेख किया था। इसके साथ ही उन कारणों का भी उल्लेख किया था जो गुट निरपेक्षता को बढ़ावा देने वाले कारक हैं। फॉर एग्जाम्पल, शीत युद्ध था, राष्ट्रों की मनोवैज्ञानिक व्यवस्था थी, सैनिक गुटों से पृथक रहने का जो विचार था, या इसके अलावा थर्ड फोर्स या थर्ड पावर का जो विचार एशिया से निकल के आया वो भी एक महत्वपूर्ण था विचार कारक इसमें है। इसके अलावा अपने विचारधारा को, अपने रणनीति को स्वतंत्र संचालित करना या उसको अक्षुण्ण बनाए रखने का विचार भी एक महत्वपूर्ण विचार यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कारक था। और अपनी विदेश नीतियों को स्वतंत्र रूप से संचालित करने की जो आकांक्षा नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों की थी, वह भी गुट निरपेक्षता को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कारण सिद्ध हुआ। इसके अलावा कई सारे आर्थिक कारण थे, तकनीकी कारण थे, जिन्होंने भी गुट निरपेक्षता को बढ़ाने में योगदान दिया। अब आज इससे आगे हम जो है इसके समन्वय ब्यूरो और शिखर सम्मेलनों के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे। वैसे तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए या गुट निरपेक्षता के लिए किन्हीं स्थायी संस्थाओं की स्थापना नहीं की गई है, लेकिन फिर भी गुट निरपेक्ष देशों में समन्वय स्थापित करने के लिए UNO तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गुट निरपेक्ष विचारधारा की अगुवाई के लिए और आंदोलन की प्रगति और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर, समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए कुछ संस्थाओं को जन्म इस विचारधारा ने दिया है, जिनके माध्यम से ये संस्था सतत अपने कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। इसमें सबसे पहले एक संस्था निकल के सामने आती है जिसे समन्वय ब्यूरो कहा गया, कोऑर्डिनेशन ब्यूरो कहा गया। समन्वय ब्यूरो, समन्वय जो ब्यूरो है वो गुट निरपेक्ष देशों में निरंतर विचार विमर्श करने के लिए और इसके कार्यप्रणाली में कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए एक उपयोगी और सक्रिय केंद्र है, जिसको गुट निरपेक्षता की, गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो है एक कार्यकारी भुजा, एग्जीक्यूटिव आर्म भी कहा जाता है, कार्यकारी भुजा के रूप में कार्य करता है। यह जो है गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलन के लिए मसविदे तैयार करता है, UNO और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसकी अगुवाई करता है। प्रारंभ में इसके 17 सदस्य थे, जो वर्तमान में बढ़ाकर 66 कर दिए गए हैं। 66 सदस्य राष्ट्र जो हैं समन्वय ब्यूरो के सदस्य हैं। दूसरा जो इसका जो संस्था है वो है मंत्री सम्मेलन या मिनिस्टर लेवल जो कॉन्फ्रेंस होती है, मिनिस्टर लेवल की जो कॉन्फ्रेंस होती है, और वो बेसिकली फॉरेन मिनिस्ट्री का मामला इसमें होता है। सदस्य राष्ट्रों के फॉरेन जो मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो होते हैं, वो सामान्यतः विदेश मंत्री हम जिनको कहते हैं, वो मुख्य रूप से यहाँ पर शामिल होते हैं। इसमें सभी गुट निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्री भाग लेते हैं। और सम्मेलन जहाँ गुट निरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन के लिए कार्यसूची तैयार करता है, वहीं गुट निरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता प्राप्त करने के इच्छुक राष्ट्रों के आवेदन पत्रों पर भी विचार विमर्श करता है। अर्थात किस राष्ट्र को गुट निरपेक्षता की सदस्यता मिलनी चाहिए और नहीं मिलनी चाहिए, इसके बारे में विचार विमर्श करने का काम भी ये मिनिस्टर लेवल जो कॉन्फ्रेंस होता है उसके द्वारा किया जाता है। और जो आगे शिखर सम्मेलन होता है, उस शिखर सम्मेलन का एजेंडा भी जो है इस मिनिस्टर लेवल कॉन्फ्रेंस में ही तैयार किया जाता है। सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भी विचार विमर्श करता है तथा गुट निरपेक्षता के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने का प्रयास भी करता है। गुट निरपेक्षता के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने का प्रयास भी इस मिनिस्टर लेवल कॉन्फ्रेंस में ही किया जाता है। इस प्रकार ऐसे सम्मेलन समय समय पर होते रहते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन
कि विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक बुलाई जा सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि तय समय पर तयशुदा कार्यक्रम से यूँ असाधारण बैठक बुलाने का प्रावधान भी यहाँ पर है, और किसी विशेष और तात्कालिक समस्या या वैश्विक समस्या पर विचार मंथन के लिए इसको कभी भी आयोजित करने का प्रावधान किया जाता है। तीसरे चरण पर शिखर सम्मेलन होते हैं। तीसरे चरण पर गुटनिरपेक्ष जो देश हैं उनका शिखर सम्मेलन, तीसरा शिखर सम्मेलन गुटनिरपेक्ष देशों का सबसे बड़ा अधिवेशन है, जिसमें गुटनिरपेक्ष देशों के मुखिया अर्थात शासनाध्यक्ष भाग लेते हैं। ये सामान्यतः प्रति 3 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। प्रति 3 वर्ष बाद शिखर सम्मेलन सामान्यतः आयोजित किया जाता है और इसमें गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के शासनाध्यक्ष या उन राष्ट्रों के राष्ट्र मुखिया जो हैं वो भाग इसमें लेते हैं। इसमें प्राय 4 प्रकार के सदस्य होते हैं। पूर्णकालिक सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य, पर्यवेक्षक, पूर्णकालिक एक प्रकार सदस्यों का पूर्णकालिक सदस्य हैं, दूसरा पर्यवेक्षक सदस्य हैं, और पर्यवेक्षक गैर सदस्य राज्य, पर्यवेक्षक गैर सदस्य राज्य, और चौथा जो है वो अतिथि राज्य। ये इसके शिखर सम्मेलन में सदस्यों का दर्जा होता है। गुटनिरपेक्षता की बढ़ती हुई लोकप्रियता का प्रमाण गुटनिरपेक्ष देशों के विभिन्न शिखर सम्मेलनों में ही देखने को मिलता है, जिससे गुटनिरपेक्षता की लोकप्रियता में वृद्धि होती है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में गुटनिरपेक्षता के दृष्टिकोण बहुत अधिक व्यापक दिखाई देते हैं और विश्व के राजनीतिक रंगमंच पर गुटनिरपेक्ष देशों की आवाज़ को बल मिलता है। इस प्रकार इन तरीक़ों से ये आंदोलन जो संचालित किया जाता है। अब इसके बाद में एक और मुख्य चर्चा इसकी उपलब्धियों पर करेंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अब तक की उपलब्धियाँ क्या क्या रही हैं, अब तक की उपलब्धियाँ क्या क्या रही हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियाँ यद्यपि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आलोचनाएं भी की जाती हैं, लेकिन आलोचनाओं के बावजूद भी इस आंदोलन ने एक व्यापक स्तर पर अपना जो है कार्य किया है और इसके माध्यम से इसका कार्यक्षेत्र भी अत्यंत व्यापक है। वैश्विक मुद्दों पर इसने अपनी सराहनीय भूमिका के रूप में कार्य किया है, चाहे वह पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, महामारियों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या युद्धों को रोकने में इसके द्वारा किया गया जो प्रयास हैं वो मुद्दा हो, परमाणु युद्ध का मुद्दा हो या वनों के विनाश से संबंधित मुद्दा हो या मिट्टी जो संसाधन आपका है, मृदा जो संसाधन है उसके विनाश से संबंधित मुद्दा हो। सभी मुद्दों पर गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने जो है एकजुटता प्रदर्शित की है और विकसित राष्ट्रों को जो है सोचने पर मजबूर किया है। जो ग्लोबल जो समिट होते हैं पर्यावरण के मुद्दे पर, इन ग्लोबल समिट में गुटनिरपेक्षता के मंच पर आने वाले राष्ट्रों ने विकसित राष्ट्रों के लिए एक चुनौती पैदा की है। पर्यावरण के संबंधित मुद्दों को, जो कार्बन उत्सर्जन से संबंधित जो मुद्दे हैं या विकसित राष्ट्रों द्वारा विकसित राष्ट्रों पर जो दबाव बनाया जा रहा है कार्बन उत्सर्जन को कम करने को लेकर के, तो इन्हीं राष्ट्रों का जवाब ये है कि पर्यावरण का सर्वाधिक विनाश विकसित राष्ट्रों ने किया है, इसीलिए पर्यावरण को बचाने की सर्वप्रथम और सर्वाधिक जिम्मेदारी भी विकसित राष्ट्रों की हैं। और अल्प विकसित या विकास के लिए संघर्षरत जो राष्ट्र हैं, बेसिकली थर्ड वर्ल्ड के जो राष्ट्र हैं, गुटनिरपेक्षता में इन्हीं राष्ट्रों का बड़ा बोलबाला है या इन्हीं राष्ट्रों की बड़ी संख्या है। इसीलिए
इन राष्ट्रों ने ये जो मुद्दा बनाया है पर्यावरण सुरक्षा का, वो ये है कि हम अपनी अर्थव्यवस्थाओं की कीमत पर पर्यावरण विनाश को रोकने का प्रयास नहीं करेंगे जब तक कि विकसित राष्ट्र जो है पर्यावरण के विनाश की भरपाई करने का प्रयास नहीं करेंगे। तो ये जो चीज़ है वो ये स्पष्ट करती है कि गुट निरपेक्षता की आलोचनाओं का अपना महत्व है, लेकिन इसके उपलब्धियों को भी भुलाया नहीं जा सकता है या इसकी उपलब्धियों को भी गिनाया जाना जरूरी है। तो सबसे पहले जिस उपलब्धि की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं वो है इस आंदोलन ने या गुट निरपेक्षता ने दोनों गुटों से मान्यता प्राप्त की हैं। जैसा कि महायुद्धोत्तर काल और उसके तुरंत बाद शीत युद्ध के दौर में हमने देखा था कि दोनों गुटों की खींचतान से वैश्विक स्तर पर दो समूहों का निर्माण हुआ, दो सैनिक गुटों का निर्माण हुआ, दो महाशक्तियों का निर्माण हुआ या राजनीति के दो ध्रुव स्थापित हुए और वैश्विक राजनीति का रंगमंच इन दोनों ध्रुवों के इर्द गिर्द घूमता रहा। लेकिन गुट निरपेक्ष आंदोलन के विचारधारा ने, गुट निरपेक्षता ने थर्ड फोर्स का जो विचार प्रस्फुटित किया, तीसरी शक्ति का जो विचार प्रस्फुटित किया, और बेसिकली इसके लिए एशिया के राष्ट्रों को धन्यवाद होना चाहिए। इन्होंने उस समय की मनोवैज्ञानिक व्यवस्था से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बाहर निकाल करके तीसरी शक्ति केंद्र का विचार जो है वैश्विक राजनीति में लेकर के आए और सने जो है इस विचार को मान्यता देना दोनों महाशक्तियों की या दोनों गुटों की या दोनों जो विचारधाराएं थी उनकी मजबूरी बन गया। क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन जब 60 के दशक से धीरे धीरे अस्तित्व में आने लगा तो जैसा कि इसकी लोकप्रियता के बारे में भी हमने कहा कि आज करीब 118 देश इसके सदस्य राष्ट्र हैं, जो कभी 21 और 25 देशों से शुरू हुआ था। आज वैश्विक समस्याओं का समाधान या वैश्विक समस्याओं के बारे में विचार विमर्श इन राष्ट्रों के विचारों को परे रख करके नहीं किया जा सकता, या गुट निरपेक्ष आंदोलन को पृथक करके वैश्विक समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता, या इनके बिना, इनकी उपस्थिति के बिना वैश्विक समस्याओं का असली समाधान प्राप्त भी नहीं हो सकता है। तो आज दोनों समूहों ने, दोनों गुटों ने, अब हालांकि अब उन गुटों की ऐसी स्थितियां वर्तमान में मौजूद नहीं रही, लेकिन जब तक 90 के दशक तक दोनों गुटों की प्रबल दावेदारी वैश्विक राजनीतिक रंगमंच पर मौजूद रही, तब तक इस आंदोलन ने दोनों गुटों से मान्यता प्राप्त कर लिया, जो कहीं न कहीं ये साबित करता है, ये दर्शाता है कि आंदोलन अपनी जगह पर सही था, या आंदोलन के द्वारा किए गए कार्य सही थे, या वैश्विक जो राजनीतिक विचार था वो कहीं न कहीं इस बात को स्पष्ट कर रहा था कि दोनों गुटों में जो राष्ट्र शामिल हो रहे थे वो उनकी विचारधाराओं से त्रसित थे और इस नए विचार का स्वागत किया जा रहा था। तो इस आंदोलन द्वारा दोनों जो राजनीतिक जो समूह थे, दोनों जो खेमे थे, उनके द्वारा मान्यता इसको मिली, वो अपने आप में एक नई संकल्पना थी। और जो है अब ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का परिवर्तित दृष्टिकोण था, जिसमें ये समझा जाने लगा कि नवोदित राष्ट्र जो स्वतंत्र हुए थे वो किसी एक गुट के साथ संलग्न होकर के इन्होंने अपने वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की थी, क्योंकि उन्होंने एक प्रतंत्रता से मुक्ति प्राप्त करके दूसरी प्रतंत्रता को ओढ़ लिया था या दूसरी प्रतंत्रता को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि बड़ी महाशक्तियों के साथ मिलने से उनका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त प्राय हो चुका था। लेकिन गुट निरपेक्ष आंदोलन ने एक जो रास्ता निकाला और गुट निरपेक्ष आंदोलन ने जो स्थितियां वैश्विक राजनीतिक रंगमंच पर उपस्थित की, अब इन गुटों में शामिल राष्ट्रों को महसूस हो रहा था कि गुट निरपेक्ष राष्ट्र वास्तव में सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त राष्ट्र है, क्योंकि वह स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीतियों का संचालन करते हैं, अपनी राष्ट्रीय आकांक्षाओं को अक्षुण्ण बनाए रखते हैं या अपनी राष्ट्रीय विचारधाराओं को अक्षुण्ण बनाए रखने में वो सक्षम हैं, और यही सच्ची स्वतंत्रता के मायने हैं। तो अब ये वैश्विक राजनीति में परिवर्तित दृष्टिकोण था और गुट निरपेक्ष आंदोलन की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में इसको मान्यता प्राप्त हुई। दूसरा जो इसका उपलब्धि कह सकते हैं वो है विश्व राजनीति के संघर्षों को इस विचारधारा ने बहुत हद तक टाला है, बहुत हद तक सीमित भी किया है। यद्यपि ये नहीं कहा जा सकता कि विश्व में राजनीतिक संघर्ष खत्म हो गए हैं या सैनिक संघर्ष खत्म हो गए हैं या उनकी
तीव्रता कम हो गई है या उनका समाधान निकाल लिया गया है, या गुट निरपेक्ष आंदोलन ने ये सब कुछ चीज़ें पूरे विश्व को राजनीतिक रूप से प्रदान कर दी हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी हमें ये देखना होगा, ये सोचना होगा और हमें समझना भी होगा कि 1950 के दशक में, 1950 का जब दशक शुरू होता है तो निश्चित रूप से परमाणु युद्ध या परमाणु खतरा पूरे विश्व पर मंडरा रहा है। जैसा कि शुरू में हमने चर्चा भी किया था कि एज ऑफ ओवर किलिंग के रूप में राजनीतिज्ञों ने इसको वर्णित किया था। अतिमारक क्षमता मनुष्य के हाथ में लग चुकी थी और इस अतिमारक क्षमता के कारण जो है कभी भी मानव सभ्यता नष्ट हो सकती थी, और ये चिंता व्यक्त की जा रही थी कि अगर भविष्य में कभी युद्ध हुआ तो वह आणविक युद्ध होगा और निश्चित रूप से जो है इसके द्वारा मानव सभ्यता के नष्ट हो जाने की पूरी संभावनाएं मौजूद रहेंगी। लेकिन इस विचारधारा ने, गुट निरपेक्षता ने गुटों की खींचतान में समन्वय बनाया, गुटों में एक तरीके से वैश्विक शक्ति संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया, और इस कारण से राजनीतिक संघर्ष या गुटों के संघर्ष उस स्तर तक नहीं पहुँचे जहाँ से वह वास्तविक युद्ध में तब्दील हो गए हों या वास्तविक युद्ध में पहुंच चुके हों। ऐसा गुट निरपेक्ष देशों ने सर्वोच्च शक्तियों को उस रास्ते से हटा दिया था जिस पर चलते चलते वो एकदम सीधे युद्ध में पहुंच जाते या प्रत्यक्ष युद्ध की स्थितियां आ सकती थी। इसके बजाय उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से रास्ते निकालने का प्रयास किया, और न केवल प्रयास किया बाकी कुछ ऐसे उदाहरण भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मौजूद हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो अगुवा राष्ट्र थे, जैसा कि पिछले क्लास में भी हमने जिक्र किया था, नेहरू, नासिर और टिटो। युगोस्लाविया के जो है मार्शल टिटो हैं, भारत के पंडित नेहरू हैं और मिस्र के मोहम्मद नासिर हैं। ये इन राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष हैं और ये इसके अगुवा भी कहलाते हैं। लेकिन इनमें से कई राष्ट्राध्यक्षों ने मिलकर के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का जो विचार लेकर के आए, उस शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के विचार ने वैश्विक राजनीति को एक ऐसा चिंतन प्रदान किया जिसमें बिना प्रत्यक्ष युद्ध के भी राजनीतिक हल निकाले जा सकते हैं, सीमाओं का संघर्ष टाला जा सकता है, सीमाओं के विवाद सुलझाए जा सकते हैं, या अन्य जितने भी राजनीतिक संघर्ष वैश्विक स्तर पर मौजूद हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जा सकता है। संभवतः पंचशील समझौता या पंचशील सिद्धांत यहाँ पर बहुत बड़ा उदाहरण हम वैश्विक राजनीति में इसका दे सकते हैं, और ये करने वाले जो थे वो इस आंदोलन के अगुवा राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष ही थे। तो कहीं न कहीं वैश्विक राजनीति के संघर्षों को बहुत हद तक मिनिमाइज करने का काम जो है इस विचारधारा ने किया है, और कटुता को या उस वैचारिक घृणा को, वैमनस्य को उस स्तर तक पहुंचने से रोका है जहां से वह सीधे और प्रत्यक्ष युद्ध में बदल सकता था। और अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से वह परमाणु युद्ध होता, और परमाणु युद्ध होता तो जैसा कि अंदेशा व्यक्त किया जा रहा था, मानव सभ्यता के समाप्त की कहानी उस समय लिख दी गई होती। तो निश्चित रूप से यदि इस विचार का यहाँ पर बहुत बड़ा महत्व है और इसने व्यापक और अनवर्त संघर्ष को पूरी दुनिया में रोका है। गतिरोध और अंधविश्वास और गुटों का संपर्क टूट जाने की स्थितियों में गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने संयम से काम लेने की सलाह दी है, जिससे युद्ध विराम के अवसरों में सद प्रयत्न हुए, मध्यस्थताएं हुई, शांति सेनाएं भी प्रस्तुत की गई, जैसे कि कोरिया के संदर्भ में, स्वेज नहर के संदर्भ में, कांगो के गृह युद्ध के संदर्भ में। ये सशस्त्र युद्ध को निष्फल कर देने का एक प्रभावी उपाय इस आंदोलन ने, इस विचारधारा ने प्रस्तुत किया। तो ये इस विचार की एक महान उपलब्धि कही जा सकती है कि विश्व राजनीति के संघर्षों को इसने बहुत हद तक कम किया है। आलोचनाओं का अपना महत्व है, लेकिन यहाँ पर इसकी एक महान उपलब्धि को भी हमें स्वीकारना होगा, उसको देखना होगा। नेक्स्ट जो उपलब्धि हम गिना सकते हैं वो करीब इसी विचार से मिलती जुलती हैं, या यूँ कहें कि इसका एक दूसरा आयाम है, और वो है शीत युद्ध को वास्तविक युद्ध में परिणत होने से इसने रोका है। दोनों गुट और सर्वोच्च शक्तियों के बीच सद्भावना हेतु संपर्क के माध्यम का काम करने को तैयार थे, और
दोनों गुटों की गलतफहमियां दूर करने में इस विचारधारा ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। नेक्स्ट जो कारण है या यूँ कहें कि जो उपलब्धि हैं वो निशस्त्रीकरण की हैं या अस्त्र नियंत्रण की हैं। डिसआर्मामेंट की बात भी यहाँ पर इसके उपलब्धियों में गिनाई जा सकती हैं। निशस्त्रीकरण या हथियारों पर नियंत्रण जो है इस विचार ने किया है। जैसा कि हमने पोस्ट वार चेंजेज में पढ़ा था, पोस्ट वार डेवलपमेंट्स में चर्चा किया था कि महायुद्ध के समय से और उसके तुरंत बाद जब वैचारिक वैमनस्य हुआ और सैनिक दृष्टि से यूँ कहें कि सैनिक दृष्टिकोण का पोषण महाशक्तियों के द्वारा किया गया तो विश्व में निश्चित रूप से हथियारों की होड़ लग गई। इसमें एक बहुत बड़ा कारण अणु बम का आविष्कार और उसका अमेरिका द्वारा जापान पर प्रयोग किया जाना था। दूसरे समूहों द्वारा, दूसरे खेमों द्वारा भी इसी प्रकार के अस्त्रों को बनाया जाने लगा, परीक्षण किया जाने लगा और बड़ी मात्रा में उसको जमा किया जाने लगा। तो ये एक ऐसी विस्फोटक स्थिति थी जिससे पूरा विश्व बारूद के ढेर पर बैठ चुका था। लेकिन इस विचार ने कहीं न कहीं डिसआर्मामेंट की विचारधारा को सक्रिय किया और विकसित राष्ट्रों द्वारा किए जाने वाले परमाणु हथियारों, परमाणु जखीरे को रोकने का प्रयास भी किया। जैसे दोनों महाशक्तियों के बीच में कई सारे समझौते हुए जो अस्त्रों को लेकर के, परमाणु अस्त्रों को लेकर के, जिसमें चरणबद्ध तरीके से दोनों महाशक्तियों ने अपने परमाणु हथियारों को, परमाणु जखीरे को चरणबद्ध तरीके से कम करने का प्रयास किया। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका के पास में ऐसा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जिसमें वह पूरे विश्व में एक साथ एक समय हमला करने में सक्षम हैं। यद्यपि ऐसा है लेकिन वह पूरे विश्व के लिए घातक है। लेकिन इस विचार ने कहीं न कहीं इस विचार को चरम पर नहीं पहुंचने दिया और निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया में बड़ा प्रयास इस विचारधारा ने किया, जिससे विश्व में हथियारों के उत्पादन और उनके वितरण पर क्रमशः रोक तो नहीं लगा पाए लेकिन उसमें शिथिलता जरूर पैदा हुई इस विचार से। तो ये बड़ा महत्व है, निशस्त्रीकरण की दिशा में बड़ी प्रगति इस आंदोलन की है, इस विचार की है। इन्होंने विश्व शांति की बात को लोगों को भूलने नहीं दिया और अप्रैल 1954 में न्यूक्लियर शस्त्रों के जो परीक्षण थे उन पर प्रतिबंध लगाने का जो प्रस्ताव इन्होंने रखा था, 1963 में आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि के रूप में फलीभूत हुए और जिसे हम आगे चल के CTBT संधि के नाम से भी जानते हैं या CTBT संधि के नाम से भी इसको जाना गया। ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी के नाम से था कि व्यापक रूप से परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं किया जाए और इसको जो न्यूक्लियर जो ग्रुप था उस राष्ट्रों तक ही उसको सीमित रखा जाए और उन पर भी उत्पादन की एक सीमा तय की जाए। या अब तक इन्होंने जो हथियार जमा किए हैं उन हथियारों को चरणबद्ध तरीके से नष्ट किया जाए। तो एक बहुत बड़ा उपलब्धि इस आंदोलन की कही जा सकती है। अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुरूप विकास के प्रतिमान निर्धारित करने का जो विचार था वह भी इस आंदोलन की बड़ी उपलब्धि है। अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुरूप प्रतिमान विकसित करना, विकसित करने का विचार। जैसा कि कल भी हमने इस बात पर चर्चा किया था कि इस विचार ने स्वतंत्र और नवोदित राष्ट्रों को अपनी राष्ट्रीय विचारधारा को अक्षुण्ण बनाए रखने में बड़ा योगदान दिया। या यूँ कहें कि अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान, अपने राष्ट्रीय गौरव, अपने सांस्कृतिक अभिमान को बनाए रखने में बड़ा योगदान इस विचारधारा ने दिया। अगर नवोदित राष्ट्र गुटों के साथ में शामिल हुए तो उन्हें अपनी वास्तविकता को छोड़ करके गुटों को ही या गुटों की विचारधारा को ही अपनी विचारधारा बनाना पड़ा। जबकि इस आंदोलन ने अपने राष्ट्रीय प्रकृति के अनुरूप जो है राष्ट्रीय प्रतिमान स्थापित करने को जो है खुली छूट दी। गुटनिरपेक्ष देशों की बड़ी बड़ी उपलब्धियों में एक ये है कि उन्होंने अमेरिका और सोवियत
आदर्श अपने ऊपर थोपे जाने का विरोध किया और अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुसार विकास के प्रतिमान और पद्धतियों का आविष्कार किया। इस प्रकार भारत ने अपने लिए लोकतांत्रिक समाजवादी ढांचे का निर्माण किया, आविष्कार किया, तो अरब राष्ट्रों ने अरब समाजवाद का निर्माण किया। तो इस प्रकार अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुरूप राष्ट्रीय विकास के प्रतिमान विकसित कर पाए, ये इस आंदोलन की बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग की बुनियाद, विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग, आर्थिक सहयोग की बुनियाद। विकासशील राष्ट्रों के मध्य, जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, थर्ड वर्ल्ड के जो राष्ट्र थे या नवोदित जो राष्ट्र जिसे हम कह रहे हैं, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ है या ऐसे राष्ट्र हैं जो विकास के लिए संघर्षरत हैं, विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। जाहिर सी बात है इन राष्ट्रों की अपनी आर्थिक समस्याएं हैं और इस बात से, इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता कि इनको बहुत बड़ी आर्थिक मदद की आवश्यकता भी अपने विकास कार्यों के लिए होती हैं। लेकिन जब विकास कार्यों के लिए होती है तो गुटों से पृथक रहने के बाद गुटों से आर्थिक सहायता मिलना सहज नहीं था। इसका दूसरा विकल्प ये सामने आया कि इन राष्ट्रों के बीच में आपस में ही आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाए और गुट निरपेक्ष मंच पर आने वाले राष्ट्रों ने कई सारे क्षेत्रीय सहयोग संगठन बना करके, कई सारी द्विपक्षीय संधियां करके इन्होंने आर्थिक सहयोग आपस में ही करने का बहुत बड़ा निर्णय किया या इस विचार को, बुनियादी विचार को बढ़ावा दिया, जिसे दक्षिण दक्षिण सहयोग के नाम से भी कहा गया, दक्षिण दक्षिण सहयोग के नाम से भी कहा जाने लगा। तो आर्थिक सहयोग का जो बुनियादी विचार था वो विकासशील राष्ट्रों में आपस में ये विचारधारा लेकर के आती हैं। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग जो है ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस आंदोलन की कही जा सकती है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग। अब तक स्थापित जो आर्थिक प्रतिमान वैश्विक स्तर पर थे, इन प्रतिमानों ने ऐसी स्थितियां उत्पन्न की थी जिसे नव उपनिवेशवाद भी कहा गया या आर्थिक उपनिवेशवाद भी कहा गया, जिसमें हम एमएनसीज का नाम ले सकते हैं। बहुत सारे एमएनसीज जो हैं वो यहाँ पर विकासशील राष्ट्रों में काम कर रहे हैं और कुल मिला के राजनीतिक स्वतंत्रता अगर समाप्त हुई है तो आर्थिक स्वतंत्रता समाप्त नहीं हुई है और विकसित राष्ट्रों ने इस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली विकसित की हुई है जिसके माध्यम से लाभ जो है इन प्रकारेण विकसित राष्ट्रों को ही जाता है। तो इस राजनीतिक मंच ने गुटनिरपेक्षता आंदोलन के जो राष्ट्र थे, इन्होंने ऐसी नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर की मांग की है जो आर्थिक प्रतिमानों को या आर्थिक क्रियाकलापों को इस प्रकार से दिशा देने में समर्थ हों जिससे विकासशील राष्ट्रों को या अल्प विकसित राष्ट्रों को उनके आर्थिक उपादानों का फायदा मिलना प्रारंभ हो। ये विचार जो है पूर्ण प्रभावशाली तरीके से गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने वैश्विक स्तर पर उठाया है और वैश्विक स्तर पर किए जाने वाले आर्थिक सुधारों में अपनी उपस्थिति इस रूप में दर्ज करवाई है कि आर्थिक ढांचे का निर्माण इस प्रकार से किया जाए जिससे गरीब राष्ट्रों को अपने विकास करने में ज़्यादा कठिनाई अनुभव नहीं हो या आर्थिक ढांचे का नियंत्रण इस प्रकार से हो जिससे विकसित राष्ट्रों के साथ विकसित राष्ट्रों को भी लाभ का अवसर मिले या उन्हें अपने संसाधनों के दोहन का फायदा मिले। क्योंकि आज दुनिया में इस प्रकार का आर्थिक प्रतिमान मौजूद है, पूरी दुनिया में इसी प्रकार का तंत्र है कि जो विकसित राष्ट्र हैं वो विकासशील राष्ट्रों के संपदाओं का दोहन करते हैं और उसका फायदा भी विकसित राष्ट्रों को ही मिलता है। यद्यपि संपदाएं विकासशील राष्ट्रों की, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पेट्रोलियम पदार्थों की बात करें तो पेट्रोलियम पदार्थों के भंडार विश्व के बहुत सारे देशों में नए भंडार खोजे गए हैं जिसमें हमारा भारत भी एक है। लेकिन पेट्रोलियम भंडारों की खोज का काम, उनके जो संग्रहण का काम, निकालने का काम और उनको शुद्धिकरण का काम,
जो है विदेशी जो विकसित राष्ट्रों की बड़ी कंपनियां हैं, एमएनसीज हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है और उनको रॉयल्टी के रूप में एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बार खोज कर लेने के बाद जाहिर सी बात है कि पेट्रोलियम पदार्थ जब तक समाप्त नहीं होंगे तब तक उस जगह से निकाले जाएंगे। लेकिन समझौते इस प्रकार के हैं कि जो कंपनी खोज कर रही है उसको रॉयल्टी के रूप में जब तक वहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ निकलेगा एक निश्चित और मोटी रकम उसको मिलती रहेंगी। तो एक तरीके से आर्थिक उपनिवेशवाद विकसित राष्ट्रों ने अपने तकनीकी ज्ञान और क्षमताओं के आधार पर बनाए हुए हैं और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों ने इस परंपरा को, इस पद्धति को रोकने के लिए ही एक ऐसे नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग को उनकी संपदाओं का पूरा लाभ मिले और विकसित राष्ट्र विकास के नाम पर उनकी संपदाओं का दोहन नहीं करें। थैंक यू। नेक्स्ट अगले क्लास में बात करेंगे।